हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। चाइल्डहुड में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द मुगल्स। तो अभी तक हमने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत रीड कर लिया है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था मुगल्स के बारे में, मुगल्स कौन है, वो कहाँ से आए हैं, और हमने पढ़ा था बाबर के बारे में। बाबर की स्टोरी थी, मतलब 12 साल की एज में वो एक किंग बन गए थे। फिर उनसे उनके किंगडम का नाम था फरगना। फिर उनसे फरगना छीन लिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम तक इधर उधर घूमते रहे। फिर उन्होंने काबुल पे कब्जा किया। फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली पे भी अपना कैप्चर कर लिया। पढ़ा कि जो मुगल्स हैं वो 2 ग्रेट लिनीजेस में हैं, जैसे कि उनके मदर साइड से गेंगिस खान, फादर साइड से तैमूर। जो गेंगिस खान थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे रूलर थे, दोनों ही काफ़ी अच्छे रूलर थे। गेंगिस खान ने भी बहुत सारी जगहों पे रूल किया, बट जो तैमूर था उसने भी बहुत सारी जगहों पे रूल किया। बट उसका सबसे जो अच्छा टास्क था ना, सबसे जो अच्छी चीज़ जो तैमूर ने की थी वो थी उसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। और ये जो मुगल्स थे उनको मंगोल कहलाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जो मंगोल वर्ड था ना वो कनेक्ट होता था गेंगिस खान से। तो आप लोग सोचोगे कि इनको मंगोल्स इनको कोई गेंगिस खान से कनेक्ट कर रहा है तो इनको अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। गेंगिस खान भी काफ़ी अच्छे रूलर है, तो उनको ये अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था ना, क्योंकि जो गेंगिस खान थे वो कनेक्टेड थे बहुत सारे मासूम कह सकते हैं आप, और अनगिनत लोगों की मौत से। उन्होंने बहुत ज़्यादा मासूम और अनगिनत लोगों की बलि दी थी। तो इसीलिए इनको गेंगिस खान से कनेक्टेड कोई भी वर्ड जैसे कि मंगोल कहलाना अच्छा नहीं लगता था। और जो तैमूर और इनके जो दूसरे थे वो तैमूर, तो इनको अपने खुद को तैमूर से कनेक्ट करना अच्छा लगता था, क्योंकि जो तैमूर था वो बहुत ग्रेट रूलर था, उसने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था। तो इसलिए अगर उनको कोई तैमूर से रिलेट करके देखता था ना तो ये इनको बहुत अच्छा लगता था। फिर हमने पढ़ा कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट था ना ये बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा कॉन्टिनेंट था। इस पर हर एक चीज़ अवेलेबल थी, बट इस पर रूल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इंडिया में रहते थे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग और बहुत ज़्यादा अलग अलग सोच के लोग। तो इसलिए इंडिया पे रूल करना बहुत मुश्किल था। तो आप लोग बोल लगे इस चीज़ से इंडिया को रूल करना बहुत मुश्किल था, इसका क्या रिलेशनशिप है। तो अलग अलग तरीके के लोग होते थे। तो अगर कोई एक सिंगल रूलर है, ठीक है, तो वो सिंगल रूलर कोई काम करेगा तो हो सकता है वो किसी कल्चर के लोगों को अच्छा लगे, किसी कल्चर के लोग को अच्छा ना लगे। सो इसलिए जो इंडिया में अलग अलग कल्चर्स बहुत हार्ड हो जाते थे इंडिया पे रूल करने के लिए। और उसी के साथ ही साथ ना इंडिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट था। तो अगर मान लो आपको पूरे इंडिया पे रूल करना है, ठीक है, तो आप रहोगे, मान लो आपको दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है तो आप दिल्ली में रहोगे, तो आपको दिल्ली से वेस्ट बंगाल वाले एरिया को कंट्रोल करना हार्ड होगा या नहीं। आप दिल्ली से दिल्ली के आसपास वाले एरिया को कंट्रोल कर लोगे, बट वेस्ट बंगाल वाले एरिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए दिल्ली से। और मगर मान लो आप लोगों ने वेस्ट बंगाल वाले एरिया में कुछ लोगों को दे दिया कि चलो वेस्ट बंगाल तुम संभालो, ठीक है, तो वो लोग भी एक काइंड ऑफ आपके अंडर ही हुए हैं। बट क्या गारंटी है कि वो लोग आप उन पर नज़र तो रख नहीं सकते दिल्ली से। वो लोग क्या कर सकते हैं आपके पीठ पीछे, हो सकता है आपके पीठ पीछे वो आपके खिलाफ ही प्लानिंग बनाने लगे, आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ ही एक आर्मी खड़ी करने लगे, प्लानिंग बनाने लगे, वो आप पे अटैक कर दे। तो इसलिए इंडिया पे रूल करना बहुत हार्ड था। बट एक मुगल्स थे, वो भी रूलर थे, वो भी आए इंडिया पे रूल करने। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना जो किंगडम था उनको आउटलास्ट करा, बढ़ाते गए। और वो ऐसे इसलिए कर पाए ना क्योंकि उनके पास थे एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके। उनके पास रूल करने का एक पूरा फुल प्रूफ प्लान था कि हमें ऐसे रूल करना है, हमें ऐसे रूल करना है। तो उनके पास रूल करने के फुल प्रूफ प्लान्स थे। तो इसलिए जो मुगल्स थे वो इंडिया पे रूल कर पाए। लगभग उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर लिया था। बट ये ज़्यादा टाइम के लिए रह नहीं पाया, वो ज़्यादा टाइम तक पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर नहीं पाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था तो उन लोगों को दिल्ली बहुत अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने दिल्ली में अपनी कैपिटल बना ली। तो वो दिल्ली में रहते थे, तो वो बंगाल जैसे दूर के एरियाज़ पे अपना कंट्रोल देख नहीं पाते थे। तो इसलिए वहाँ के जो लोकल चीफ्टेंस थे, जिनको उन्होंने वो लैंड दे रखी होती थी, कई बार वो उनके खिलाफ ही प्लानिंग करने लगते थे, या तो कई बार उनसे कोई रूलर आके लड़ लेते थे और उनसे उनकी वो जगह छीन लेते थे। तो इसलिए जो मुगल्स थे उन्होंने इस टास्क को पूरा तो करा, बट ना ही वो पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर पाए, ना ही जो थोड़े से सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया था वो ज़्यादा देर तक नहीं रख पाया। धीरे धीरे उनका जो रूल था वो कम होते गया और धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी पूरी ख़त्म हो गई। और यहाँ पे हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कोपाशनरी और
प्राइमोजेनिचर। सो इनमें होता ये था ना कि वो पहले के टाइम पे आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर कोई राजा है वो मर जाएगा तो उसका वो जो किंगडम है वो किसके पास जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका जो किंगडम है वो उसके बेटे के पास जाएगा। सो मान लो राजा के हैं 3 बेटे, उसमें से जो सबसे बड़ा वाला है उसको राजा ने किंगडम दे दिया प्राइमोजेनिचर के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्राइमोजेनिचर के अकॉर्डिंग उसको किंगडम तो दे दिया, पर जो बाकी के 2 बच्चे हैं उनका क्या? उनके पास तो कोई किंगडम नहीं है, तो वो लोगों को उस बड़े वाले के अंडर रहना पड़ेगा। तो उन लोगों के मन में भी एक ना एक बात को तो गुस्सा आएगा ही ना, जलन होगी कि अरे यार इसको उसको पूरा किंगडम दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, अब हमको इससे किंगडम छीनना पड़ेगा। हो सकता है कि वो दोनों मिलके अपने किसी उनके किसी एनिमी के पास चले जाएं, उस एनिमी से हेल्प लें, किंगडम पे हमला करवा दें, किंगडम के सीक्रेट्स बता दें। तो इससे होगा क्या? किंगडम में के अंदर ही लड़ाई होने लगेगी और ऐसे ऐसे लड़ाई करते करते पूरा किंगडम खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों ने बहुत टाइम तक फेस की, बहुत ज़्यादा टाइम तक फेस की, और उन्होंने सोचा कि अरे यार क्या करें। तो जो तैमूर के तैमूर के बारे में आपको बता दूँ ना, तो तैमूर ने सोचा क्यों ना कुछ नया ले गया है, तो तैमूर लेके आ गया कोपाशनरी। सो कोपाशनरी में होता क्या है ना कि वो जो किंगडम होगा वो डिवाइड होगा, राजा के 3 बेटे हैं तो किंगडम 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सबको इक्वल पार्ट मिलेगा। जो किंग है वो ये नहीं कर सकता है कि नहीं ये बड़ा बेटा है इसको ज़्यादा पार्ट देंगे और ये इस बेटे से वो ज़्यादा प्यार करते हैं इसको ज़्यादा पार्ट देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया कि नहीं इससे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं इसको ज़्यादा पार्ट दे दिया, बाकी 2 के भी मन में जलन होगी, वो लड़ाई करने लगेंगे उससे कि हमको ज़्यादा दे दिया उसको कम दे दिया, तो इससे भी उनके बीच लड़ाई होगी और इससे भी उनका किंगडम टूट सकता है। सो जो तैमूर थे उन्होंने ये वाली स्ट्रैटेजी निकाली कोपाशनरी की, उसमें सारा किंगडम बराबर इक्वल होने लगा। फिर जो राजा के बेटे थे वो ना राजा से लड़ते थे ना ही दूसरे बेटों से लड़ते थे कि अरे यार तुम्हारे पास ज़्यादा क्यों हमारे पास कम क्यों है। तो इससे वो लड़ाई जो होती थी ना किंगडम के अंदर की वो ख़त्म हो गई। फिर हम पढ़ते हैं कि जो मुगल्स थे ना उनकी रिलेशनशिप दूसरे रूलर्स के साथ, जो मुगल्स थे उन्होंने दूसरे रूलर्स के साथ भी अपनी जो रिलेशनशिप थी ना उसको काफ़ी अच्छा करके रखा था। और जब मुगल्स नए नए आए थे तब लोगों जब नए सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो कोई उनको पसंद नहीं करता था। जो सब कॉन्टिनेंट के बाकी के लोग हैं उनको मुगल्स पसंद नहीं आते थे, वो ना वो मुगल्स के साथ बात करते थे ना ही वो मुगल्स के साथ कुछ भी करते थे। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे मुगल्स थोड़े ज़्यादा पावरफुल होते गए तैसे तैसे उनके पास ज़्यादा पावर आने लगी, ज़्यादा आर्मी आने लगी, उनका किंगडम बड़ा होने लगा ना। तो जो बाकी के दूसरे रूलर्स थे उन लोगों ने भी धीरे धीरे मुगल्स के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया। ये रूलर्स बहुत चालाक थे, जब मुगल्स कुछ नहीं थे, जब मुगल्स को मदद चाहिए होती थी तब इन लोगों ने मुगल्स की मदद भी नहीं की। और अब जब मुगल्स ताकतवर हो गए तब वो ये मुगल्स से दोस्ती करने आए। जो मुगल्स उन्होंने भी इनसे दोस्ती कर ली ये सोच के कि कुछ ना तो ये काम ही आएंगे। और ये रूलर्स थे इस तरह के हमारे मुगल से दोस्ती कर रहे थे क्योंकि मुगल्स का गोल था पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना। तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है ये हमारे ऊपर हमला कर देंगे, हमारा भी किंगडम छीन लेंगे, इससे अच्छा हम इनसे दोस्ती ही कर लेते हैं। तो इसलिए बाकी के जो किंगडम होते हैं वो दोस्ती कर लेते थे। जैसे कि राजपूत इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। तो राजपूत थे उन्होंने भी पहले तो मुगल से ज़्यादा दोस्ती की नहीं थी, ना उनकी मदद करते थे ना ही उनसे बात तक करते थे। पर जब मुगल स्ट्रॉन्ग होते गए तो राजपूत ने भी मुगल से दोस्ती करना शुरू कर दिया। वो अपनी बेटियों की शादी करवा देते थे मुगल्स किंगडम में और फिर उसके बाद मुगल किंगडम में अच्छी पोस्ट हासिल कर लेते थे। तो यहाँ पे हमको शाहजहाँ के भी एग्जाम्पल लिए गए थे क्योंकि जो शाहजहाँ की मम्मी थी वो भी एक राजपूत प्रिंसेस थी। तो ऐसे हमको कुछ एग्जाम्पल दिए थे। फिर उसके बाद ये जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक और मस्त तरीका था कि पहले तो ये लोग जाते थे लड़ाई करते थे, एक किंगडम को हासिल कर लेते थे और फिर उसके बाद उस किंगडम को ना जो उसका राजा था ना उसको पहले तो उससे बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते थे, उसको रिस्पेक्ट से रखते थे और जो किंगडम उससे जीता है ना वो किंगडम उसको वापस कर देते थे। तो अब आप लोग सोचोगे कि अरे यार ये जब किंगडम वापस ही करना था तो इन्होंने अपनी आर्मी अपनी मेहनत ये सब वेस्ट क्यों किया, उनसे लड़ाई क्यों की, उनका किंगडम क्यों लिया। तो ये लोग पता है क्या करते थे, ये जो किंगडम लेते तो थे वापस ले देते थे बट उससे जो टैक्स आता था ना उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा वो अपने पास ले लेते थे और जो थोड़ा बहुत हिस्सा आता था ना वो इनको दे देते थे। तो इससे वो जो बाकी के रूलर्स होते थे जिनको इन्होंने किंगडम ने रखा होता है वो लोग सोचते थे अरे यार ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने पहले तो हमें हरा दिया, हराने के बाद भी हमारा जो किंगडम है ना वो भी हमको वापस कर दिया। तो इससे ये सब सोच के ना ये जो लोग होते थे वो बहुत खुश हो जाते थे और मुगल्स के
वो हो जाते थे एहसानमंद। फिर उसके बाद ये जो आर्मी, और वो हर तरीके से मुगल्स की हेल्प करते थे। वो ये सोचते थे कि अरे यार मुगल्स ने तो हमको ये किंगडम दे दिया, अब हम मुगल्स की हेल्प कर देते हैं, इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, बट अब हम भी इनकी हेल्प करते हैं। बट असलियत क्या थी, उस लैंड से उनको मिलता क्या था, बहुत कम पैसा, और उसमें से भी ज़्यादातर पैसा वो अपनी आर्मी को दे देते थे, और उस आर्मी का यूज़ कौन करते थे, मुगल्स। तो ये आप देख सकते हैं इनके पास कितने अच्छे अच्छे तरीके हैं। तो इतने सारे अच्छे अच्छे तरीक़ों की वजह से ये आए इंडिया में, आके इन्होंने इंडिया के ही बहुत सारे किंगडम्स को, बहुत सारे लोगों को अपने साइड कर लिया। और जब ये बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, तब इन्होंने धीरे धीरे बाकी जगहों पे हमला करना शुरू कर दिया, युद्ध करना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी क्रिएट कर ली। और ये जो वापस इनको दे रहे थे ना, उनकी भी जो आर्मी थी वो मुगल्स की थी। और मतलब वो आर्मी, और वो अगर ऐसा करते कि अगर उन्होंने मतलब लैंड मान लो मुगल्स उनको वापस दे दी, उनके मन में आया कि अरे मुगल्स को फिर आ सकते हैं, हमारे पास तो किंगडम वापस आ गया, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मतलब जो बाकी के लोग थे मतलब और भी बहुत सारे किंगडम मुगल के साथ जुड़ रखे थे, तो वो भी बिल्कुल उन पर हमला कर देते और फिर वो नहीं बचते। तो इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब अपने किंगडम को संभालो, मुगल्स को कहीं भी ज़रूरत पड़ी मुगल्स के लिए अपनी आर्मी भेजो, टैक्स मुगल्स को दो, यही सब होता था। वो लोग समझते क्या थे, मुगल्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमको हमारा किंगडम दे दिया। वो लोग कभी ये समझ ही नहीं पाए कि मुगल्स ने उनको उनका किंगडम तो दे दिया है, बट उस किंगडम का सारा प्रॉफिट वो खुद ले रहे हैं। मान लो वो ऐसा सोचते थे कि मुगल्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, बट मुगल्स का असली चेहरा वो कभी देख ही नहीं पाए। फिर हमने पढ़ा था पानीपत की बैटल के बारे में, कि जो पानीपत की बैटल थी वो कब हुई, किसके किसके बीच हुई। तो जो पानीपत की बैटल थी ना, वो हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो मैं आपको बताता हूँ ये वॉर हुई कैसे थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाबर को 12 साल की एज में मिल गया था फरगना उससे छीन लिया गया, उसको हरा के युद्ध हुआ। उसमें बाबर अभी तो बच्चे ही थे, 12 साल के थे, मतलब 2-3 साल और रूल किया होगा, 15-16 साल के होंगे। लड़ाई हो गई, उनको इतना नॉलेज नहीं था, फरगना हार गए, फिर क्या करेंगे। और ये अभी मुगल्स तो थे नहीं कि इनको हारने के बाद भी फरगना वापस दे दे, कोई और रूलर थे, उन्होंने फरगना वापस दिया नहीं, उन्होंने इनको भगा दिया कि जाओ हम नहीं जानते, तुम्हें जो करना है करो। फिर इन्होंने बहुत टाइम तक इधर उधर घूमे, लोगों से हेल्प मांगी, और बहुत टाइम तक इधर उधर घूमने के बाद फाइनली उन्होंने एक राजा को हरा दिया, उस राजा काबुल के राजा को हरा दिया, और फिर उन्होंने काबुल अपने कब्जे में ले लिया। फिर बाबर उन्होंने देखा कि अभी जो दिल्ली है उसके जो राजा है ना वो बन रखे हैं इब्राहिम लोदी। तो सोचते हैं कि अरे यार क्यों ना मैं इब्राहिम लोदी को एक बार वॉर के लिए चैलेंज करूँ। तो अगर इब्राहिम लोदी को मैंने हरा दिया ना, क्योंकि मेरे पास अब आर्मी तो अच्छी खासी आ गई है, मैं इब्राहिम लोदी को हरा सकता हूँ। और उनके पास एक सीक्रेट प्लान भी था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और इस पर वो बहुत टाइम से काम कर रहे थे, और वो फाइनली कंप्लीट हो चुका था। तो सोचते हैं कि अरे यार मेरा सीक्रेट प्लान है बहुत अच्छा है, इसका यूज़ करके मैं इब्राहिम लोदी को हरा तो सकता हूँ। उसके बाद वो जाते हैं इब्राहिम लोदी को चैलेंज कर देते हैं पानीपत की वॉर के लिए। वॉर होती है, ये पानीपत की फर्स्ट बैटल थी। तो उसमें होता क्या है, वो जो सीक्रेट प्लान था ना बाबर के पास, वो थे कैनन्स। तो जो कैनन्स आपको पता ही होंगे, तोप, उसका यूज़ करते हैं बाबर। तो सबसे पहले कैनन्स का यूज़ किया था बाबर ने पानीपत फर्स्ट की लड़ाई में। तो फिर उसके बाद कैनन्स की हेल्प से जो बाबर थे वो बहुत ही आसानी से इब्राहिम लोदी से जीत जाते हैं, और बाबर फाइनली जाके दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। सो आपने देख सकते हैं कि बाबर 12 साल की एज से ही एक रूलर बन गए हैं, और उनके पास अब एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया था। वो हारे फिर जीते, और अब जाके उनके पास इतना बड़ा वो आ गया था किंगडम दिल्ली। Mansabdar and Jahangir. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people from a small nucleus of Turkey noble. Turins they expand to include Iran's India, Muslim, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service with इक्लोज एज मनसबदार। फिर उसके बाद जो लोग, मैंने आपको बताया था ना कि पहले मुगल्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था, बट जैसे जैसे उन्होंने अपना किंगडम एक्सपेंड कर लिया ना, लोग उनके साथ मिलने लगे, लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगे, उनसे दोस्ती करने लगे। तो उन लोगों ने कुछ लोगों को लिया, मुगल्स ने एक जगह बनाई, एक सर्विस टाइप की बनाई, उसमें उन्होंने कुछ लोगों को लिया, जैसे कि मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठास और दूसरे लोगों को जो कि मुगल्स के दोस्त हैं, मुगल्स को ज्वाइन कर रखा है।
और उन सबको वो जो ग्रुप था ना उसको उसको बोलते हैं मनसब। द टर्म मनसब रेफर टू एन इंडिविड हु होल्ड अ मनसब मीन अ पोजीशन और अ रैंक। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम used by Mughals to fix first rank, second salary and third military responsibilities. Ranks and salary were determined by a numeral value called jat. The higher the jat, the more precious was the noble's position in the court and the larger हिज सैलरी। तो उसके बाद मतलब इसमें जो मनसब थे ना वो सबको एक रैंक दी जाती थी और जो रैंक थी उसको बोलते थे जब्त। वो जो रैंक थी ना उस काम आती थी सैलरी में, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो जिन लोगों की जो जब्त होते थे वो ज़्यादा होते थे, उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी और उनको ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट देते थे, उनको मिलिट्री सर्विस भी दे दी जाती थी। तो मतलब एक काइंड ऑफ एक मतलब जब्त एक रैंक टाइप की होती थी और मनसबदार उस रैंक होल्डर को बोलते थे। जिसकी जब्त ज़्यादा उसकी सैलरी ज़्यादा और उसकी जिसकी सैलरी ज़्यादा उसकी पोजीशन ज़्यादा, मतलब उसकी कोर्ट में पोजीशन ज़्यादा, उसके लोग रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे दूसरे से। द मनसब मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार्स और कैवेमेंस। द मनसब ब्रॉट हिज कैवेमेन फॉर अ रिव्यू, got then register their horse brand and they receive money to pay them as salary। जिन मनसब्स की बहुत ज़्यादा रैंक होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा जब्त होते थे, उनके पास उनको दे दी जाती थी कुछ स्मॉल नंबर की मिलिट्री। और उनको जो उनके मिलिट्री मेंबर कितने हैं, उनको घोड़े कितने चाहिए, उनको घोड़े के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें वो लोग जाके देते थे मुग़ल एम्परर्स को। जो मुग़ल एम्परर्स थे ना मतलब अकाउंटेंट्स को पहले भेजते थे, फिर अकाउंटेंट्स जाके चेक करते थे कि नहीं भाई ये सही तो बोल रहे हैं ना। मतलब मान लो किसी के पास है 20 सोल्जर, उसने बोल दिया भाई मेरे पे 50 सोल्जर हैं, मेरे को 50 सोल्जर के पैसे चाहिए और वो जो बाकी के पैसे हैं वो अपने पास रख लेगा ब्लैक मनी जैसे। तो इसलिए अकाउंटेंट्स को भेजा जाता था चेकिंग के लिए। फिर उसके बाद जो मुग़ल एम्परर्स थे वो उनको पैसे दे देते थे जितने पैसे उनको चाहिए सैलरी की तरह, और फिर उनको सैलरी अलग से दी जाती थी और मिलिट्री को संभालने के लिए जो पैसे लगते थे वो अलग से दिए जाते थे, हॉर्स के लिए अलग से दिए जाते थे। इस तरीके से उनको पैसे मिलते थे उन मिलिट्री की, मतलब मिलिट्री को सही रखने के लिए, और उनको सैलरी भी मिलती थी। मनसब्स रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड Jagirs, which were somewhat like Iktas, but unlike Muktis, most Mansabs did not actually read it in or administrate their Jahangirs. They only had right to revenue of their assignment, which was collected from men by their servant, while the Mansab themselves सर्वड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उनको सैलरी मिलती थी उसको हम बोलते थे जहांगीर। तो ये सैलरी देते थे वो मनसब्स को, और जो मनसब्स है वो कुछ कुछ इक्तास की तरह रखते थे। आपको इक्ता याद है ना कि मतलब इक्ता लैंड और इक्तादार उस लैंड को जो संभाल रहा है उसको बोलते हैं इक्तादार। तो वो भी कुछ इस टाइप के ही थे, उनको भी मतलब सोल्जर्स दे दिए जाते थे, इक्तादार को भी सोल्जर दे दिए जाते थे। तो यही सब था। Assigned so that the revenue were regular equal to salary of the mansabs, but Aurangzeb's reason this was not longer the case and the actual revenue collected was often less than the grant sum. There was also a huge increasing in the number of mansabs, which meant long wait before they received as Jahangirs. These are other factors created a shortage in the number of Jahangirs. तो जो अकबर के टाइम थे ना उसमें भी जहांगीर वगैरह सब सही चल रहे थे, मतलब अकबर के टाइम पे भी ये जो जहांगीर मनसब का सिस्टम था वो सही चल रहा था। फिर आया औरंगजेब का टाइम। औरंगजेब के टाइम में ना जो मनसब्स थे वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे और जो जहांगीर था वो उनके पास कम पड़ रहा था, मतलब लोग ज़्यादा हो गए थे, पैसे कम पड़ रहे थे। तो इसलिए जो मनसब थे उनको मतलब जो मनसब थे उनको जहांगीर मिलने में टाइम लग रहा था। मतलब वो जो बंदे थे जो जिन लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया था उसको पैसे मिलने में लेट हो रहा था। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा अच्छे से अपनी मिलिट्री सर्विस को देख नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे ये जो मनसब्स थे ना वो बहुत ज़्यादा पैसा ब्लैक में भी ले रहे थे। एज अ रिजल्ट मैनी Jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had Jahangir Aurangzeb
was unable to control this development in the last year of his reign, and the peasantry there suffered trade-off. उसके बाद औरंगजेब से ये सब हैंडल नहीं हो पा रहा था कि मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं सही पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे क्योंकि उनकी जो सैलरी थी वो लेट आ रही थी और उनका काम नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लिए जाए इनसे, ताकि हमारा खर्चा चलने लगे। और जो मिलिट्री है वो भी फ्री में तो काम करेगी नहीं। मान लो मतलब इनके पास पैसे ख़त्म हो रखे हैं और ये दुश्मनों को पता लग गया, और मिलिट्री भी बिना पैसे के तो काम करेगी नहीं, और दुश्मनों ने इन पर हमला कर दिया ये जान के कि अरे इनके पास तो पैसे ख़त्म है, हमला कर देते, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। और उस टाइम पे उनकी मिलिट्री भी उनकी मदद नहीं करेगी क्योंकि उनको तो सैलरी ही नहीं मिली। तो इसलिए ये थोड़े पैसे अपने पास ऐसे ब्लैक में रख लेते थे और वो उनका यूज़ कर लेते थे अपने मिलिट्री को देने में, क्योंकि जो मनसब के नंबर थे वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे और जो जहांगीर था वो कम पड़ रहा था, तो इसलिए उनको टाइम पे नहीं मिल पा रही थी उनकी सैलरी। इन सब चीज़ों की वजह से जो औरंगजेब था उसको बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।